गुड इवनिंग। वॉइस आ रही है हमारी? ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा है? अंग्रेजों के बारे में। ठीक है। पिछला पॉइंट जो हम लोग का हुआ था वो अंग्रेजों के बारे में हुआ। अब हम लोग देखेंगे मेनली फ्रांसीसी के बारे में। देखो डेनिस के बारे में कोई ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, क्योंकि डेनिस क्या करेंगे, एक फैक्ट्री बनाएंगे, आएंगे 1616 में, और फिर जब जाने लगेंगे तो अपनी सारी फैक्ट्री अंग्रेजों को बेच के निकल लेंगे वो। ठीक है, तो उनका कोई रोल नहीं है डेनिस लोग का ज्यादा। मेन रोल आएगा फ्रांसीसी का, और इनके बीच युद्ध होगा, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। बस लेकिन ध्यान रखिएगा कि डेनिस पहले आए हैं फ्रांसीसी से, बस इतना ध्यान रखना है कि डेनिस जो है वो पहले आए हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है फ्रांसीसी। क्लियर? देखो फ्रांसीसी जब वहां पर है तो वहां का एक शासक है फ्रांस का, और उस शासक का नाम है लुई 14। फ्रांस में एक शासक है इस समय, लुई 14 या लुई 14वां कहा जाता है इसे। ठीक है, लुई 14वां। और इसका एक मंत्री है, कॉलबर्ट। इसका एक मंत्री है कॉलबर्ट। ठीक है, तो कॉलबर्ट द्वारा कंपनी द इंडस ओरिएंटल फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी
1664। तो जो फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई है, वो इस व्यक्ति ने इस राजा के लिए बोला कि हम मतलब एक ऐसा करिए कि हम लोग भी भारत की तरफ चलते हैं व्यापार करने। तो एक कंपनी की स्थापना हुई है जिसको बोला गया है कंपनी द इंडस ओरिएंटल। ये फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है। जैसे आपने देखा कि बहुत सारी कंपनियां थी, तो सब अपने नाम के आगे फिर वही ईस्ट इंडिया कंपनी लगा रही हैं, उनकी भाषा में नाम अलग है। क्लियर? ठीक है, तो बस ये नाम ध्यान रखना है कि कॉलबर्ट द्वारा। अच्छा, अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1667 में एक अभियान दल 1667 में एक अभियान दल भारत आया। ठीक है, नेतृत्व कौन कर रहा था? फ्रांसिस केरॉन प्लस मरकारा। ठीक है, 1668 में सूरत में फैक्ट्री, 1669 में मसूलीपट्टम में फैक्ट्री। समझिए जरा, इसको नोट करो, फिर हम समझाते हैं इसमें क्या है। ठीक है, अब सावित्री, सौरभ, अनंत, आशा, संदीप, आदित्य, ज्ञान प्रकाश, पिंकी, मनीषा, रंजना, शिवम, नवीन, राजरानी, अनिल, अनीता, राफिया, रौनक, रुनके। ठीक है, लिख लिया सबने? चलिए देखिए, बहुत सिंपल सा है। फ्रांस के राजा जो है वहां पर उस समय, तो फ्रांस के राजा हैं लुई 14 या लुई 14वें। ठीक है, और इनका एक मंत्री है जिसका नाम है कॉलबर्ट। तो कॉलबर्ट ने लुई 14वें से कहा कि भैया एक कंपनी बनाइए जिससे कि हम लोग भी वहां जा सके और व्यापार कर सके भारत में, क्योंकि बाकी लोग कर रहे हैं। तो एक कंपनी का निर्माण किया गया जिसका नाम है कंपनी द इंडस ओरिएंटल, जिसको फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जा रहा है। और अगर क्वेश्चन पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई है, तो 1664 में हुई है। जब इसकी स्थापना हो गई तो 1667 में एक अभियान दल भारत भेजा गया फ्रांसीसियों का। ठीक है, और ये जब आया तो इसका नेतृत्व किसके हाथ में था? वो नेतृत्व था फ्रांसिस केरॉन के हाथ में। फ्रांसिस केरॉन इसके हाथ में था, ये नेतृत्व था, अध्यक्ष था।
ठीक है, तो ये अध्यक्ष था। लेकिन साथ में एक और यात्री इसके साथ था, उसका नाम है मरकारा। तो मरकारा जो है वो ईरान का निवासी था, तो ये भी साथ में था। अब यहां आकर के जो फ्रांसिस है, फ्रांसिस केरोन, इसने 1668 में सूरत में फैक्ट्री स्थापित कर दी। तो पूछा जाएगा क्वेश्चन कि फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित हुई थी? तो फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित हुई है। तो ये पहली फैक्ट्री है। तो फ्रांसीसियों की जो पहली फैक्ट्री है वो सूरत में स्थापित हुई है 1668 में। और जो मरकारा है उसने मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री बनवाने के लिए अधिकार प्राप्त कर लिए। तो 1669 में मसूलीपट्टनम में भी फैक्ट्री बना दी गई। तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं। लेकिन हुआ क्या कि इन दोनों फैक्ट्री का अधिकार या उत्तरदायित्व कि इस दोनों को संभालेगा कौन, इन लोगों ने स्थापना तो कर दी, लेकिन इसका जो उत्तरदायित्व है कि इन दोनों कंपनी का उत्तरदायित्व किसको दिया जाए, ठीक है। तो ये जो उत्तरदायित्व दिया गया है एक अलग व्यक्ति को दिया गया है। अब इन दोनों के अंडर में नहीं, ये लोगों ने बस स्थापना की, फिर आगे चल करके ये किसी और को कहा जाएगा कि आप इसको संभालिए, और उसका नाम है फ्रांसिस मार्टिन। फ्रांसिस मार्टिन, समझिए इस चीज को। स्थापना इन लोगों ने की है, इसकी जो स्थापना की है फ्रांसिस केरोन ने की है, सूरत वाली, और जो इसकी की है वो मसूलीपट्टनम वाली मरकारा के थ्रू। लेकिन आगे चल के जो इसको संभालने का जिम्मा दिया जाएगा दोनों फैक्ट्री का, वो एक व्यक्ति को दिया जाएगा, फ्रांसिस मार्टिन को। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम बता रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, क्यों, समझिए जरा। फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक फोर्ट लुई का निर्माण पौंडीचेरी, ठीक है। फोर्ट लुई का निर्माण ये सब फ्रांसिस मार्टिन करवा रहा है। पौंडीचेरी का विकास मृत्यु 1706, नोट करिए जरा। ये व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, फ्रांसिस मार्टिन को। ठीक है, क्लियर। फ्रांसिस मार्टिन ये ठीक ये उसी तरह से है जैसे हम लोग पुर्तगाली वाला नहीं बोलते हैं कि पुर्तगाली में कौन आया था, जो जिसको हम मेन बोलते हैं, कि पुर्तगालियों में कौन सा गवर्नर ऐसा भेजा गया था जिसको एक्चुअल में हम पुर्तगालियों के मेन संस्थापक बोलते हैं। तो पहला वाला नहीं था, दूसरा वाला था, अल्बुकर्क था ना। तो उस तरह से जब हम इसमें देखते हैं कि मेन कौन, तो यहाँ पर जो फ्रांसीसियों को जो बसाने का काम किया है, फ्रांसीसियों को जो बसाने का काम किया है वो फ्रांसिस मार्टिन ने किया है। इसका नाम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने किला बनाया। देखो जहां पे फोर्ट लगता है, फोर्ट,
फोर्ट का मतलब होता है किला। तो ये फोर्ट जो है वो लुई के नाम पे बनवाया है। एक प्रकार से ऐसे समझ सकते हो जैसे लुई 14वां जो शासक है वहां का, तो लुई, तो उसके नाम पे ही आपका फोर्ट लुई बनवाया है पौंडीचेरी में। और पौंडीचेरी को ही विकास करने का श्रेय फ्रांसीसियों को ही जाता है, कि पौंडीचेरी को जो बहुत ज्यादा विकास की तरफ बनाया है वो इन्हीं को जाता है। ठीक है। दूसरी बात, अगर ये पूछा जाएगा कि फ्रांसीसियों का मेन सेंटर कहाँ था, मुख्य केंद्र कहाँ था, तो फ्रांसीसियों का मुख्य केंद्र पौंडीचेरी है। सूरत में इन्होंने जरूर पहली फैक्ट्री बनाई है, लेकिन इनका जो मुख्य केंद्र है वो पौंडीचेरी है। ध्यान रखिएगा, फ्रांसीसियों का जो मुख्य केंद्र है वो पौंडीचेरी है, क्योंकि यहीं वो किला बनाएंगे और यहीं से पूरा शासन करेंगे। इसलिए ये व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन अगर बनेगा तो आपको समझ में आ जाएगा चीज। अब दूसरी बात समझिए, एक पॉइंट सभी ध्यान से सुनिएगा। ये जो कंपनी है, इस कंपनी का कंट्रोल फ्रांस सरकार द्वारा किया जा रहा है। अब आप कहेंगे सर ये क्या, देखो अंतर है दोनों में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेजों की है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेजों की है, उसको जो व्यापार करने का अधिकार दिया है वो दिया है एलिजाबेथ ने। लेकिन वो एक प्राइवेट कंपनी है, उसमें कुछ व्यापारी हैं जो अपने डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हैं। वो जब भारत में है तो उनको हर बात के लिए महारानी एलिजाबेथ से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बस एक आदेश दे दिया है उनको, अधिकार पत्र, और अब ये स्वतंत्र हैं, वो अपने डिसीजन यहाँ ले सकते हैं। फ्रांसीसी नहीं ले सकते, क्योंकि फ्रांसीसी की कंपनी का पूरा कंट्रोल फ्रांस सरकार के हाथ में है। तो अगर इन्हें छोटा से छोटा कोई भी यहाँ डिसीजन लेना है तो उन्हें फ्रांस की सरकार को बताना होगा। दोनों में अंतर समझ में आया? क्लियर हुआ? तो अगर हमें कोई डिसीजन लेना है तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तुरंत ले सकती है, लेकिन फ्रांसीसियों को पहले मैसेज भेजना पड़ेगा फ्रांस के, फिर वहां से हो सकता है कि वो कहें कि हाँ इस पे आगे बढ़िए, तो इसमें डिले होता था। इसलिए फ्रांसीसी से ज्यादा आगे निकल गए अंग्रेज, क्योंकि वो तुरंत डिसीजन ले सकते थे। ठीक है, तो उनको वहां से बहुत ज्यादा परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो ये है इसका मतलब। थोड़ा ऊपर कर दीजिए। अरे भैया कहाँ ऊपर कर दे, कर तो दिए, इसी से तो शुरू है, फ्रांसीसी से ही। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो तुम लोग? अच्छा क्वेश्चन भी पूछते हो क्या? ओके, मतलब डाउट भी आता है तुम लोग को, सही है। पंकज कह रहा है सर ये कंपनी गवर्नमेंट थी क्या? हाँ गवर्नमेंट थी। हो गया भाई, बता तो दिए कि फ्रांस सरकार द्वारा कंट्रोल हो रही है। गवर्नमेंट, ये नहीं कहो कि गवर्नमेंट है, व्यापारी लोग ही बनवा रहे हैं, लेकिन कंट्रोल गवर्नमेंट का है। तो अब एक प्रकार से समझ लो कि गवर्नमेंट ही है अब, क्योंकि उनके डिसीजन के बिना ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक वो आदेश नहीं देंगे। अच्छा दूसरा, देवेंद्र क्या पूछ रहे हो? मसूलीपट्टम, मूसलीपट्टम नहीं है, मसूलीपट्टम है। हाँ। मसूलीपट्टम, कराईकल, माहे, पौंडीचेरी, ये सब में अंतर है कुछ। कहाँ बैठा है देवेंद्र? अच्छा, पूछ रहे हो क्या तुम लोग? बाकी कुछ नहीं पूछते हैं, बस यही दो चार लोग हैं जो पूछते रहते हैं घूम फिर के। हाँ, तो ये लोग थोड़ा पढ़ रहे हैं। इतने नाम इसको इसलिए आगे क्योंकि इसने पढ़ा है थोड़ा सा, तभी। ठीक है, चलो तो अच्छी बात है, पढ़े हो, बहुत अच्छी बात है जो इसको पढ़ रहे हैं। चलिए हम दिखाते हैं, अंतर है, पूछ लिया है तो हम दिखा देते हैं। मैप दिख रहा है सबको? चलिए देखिए,
ये एरिया, ये एरिया ये जो एरिया है, दिख गया? ये है कर्नाटक एरिया। ये उस समय का कर्नाटक बोला जाता था। तो इसी एरिया को ही कर्नाटक, कर्नाटिक एरिया बोलते थे, कर्नाटिक। ठीक है। और ये जो कर्नाटिक एरिया था उस समय, एक्चुअल जो मैप है आज के कर्नाटक वो इधर है, ये इधर साइड है। ठीक है। और ये जो एक्चुअल में कहा जाता था, तो ये कर्नाटिक एरिया बोला जाता था। इसी एरिया को कहा जाता था कोरोमंडल तट। ये जो बार बार कोरोमंडल शब्द आता है वो एक्चुअल में यही एरिया है, कोरोमंडल। ठीक है। और ये किसके अंडर में है? हैदराबाद के निजाम के अंदर में है। ये जो कर्नाटक है वो एक्चुअल में एक निजाम है हैदराबाद का। तो ये इसके अंडर में है। तो इस पे कंट्रोल हैदराबाद के निजाम का चलता है। ये हम इसलिए नहीं बता रहे थे क्योंकि आगे चल करके 3 युद्ध होंगे। कर्नाटक के 3 युद्ध, कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, कर्नाटक का तृतीय युद्ध, वो इसी एरिया के लिए होगा। तो ये अभी आगे का टॉपिक था, लेकिन पूछ लियो तो इसलिए हम मैप दिखा दे जिससे थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। ठीक है, समझना इसको जरा। जो आप एरिया पूछ रहे हैं वो एरिया आप जरा देखो। कर्नाटक कोरोमंडल समझ में आ गया? ये देखिए, ये है पौंडीचेरी, ये है पौंडीचेरी, दिख गया? ये है कराईकल नीचे, ये कराईकल है जो पूछ रहे थे। उसी के ऊपर एक किला बना है, ये फोर्ट सेंट डेविड। ये सब वही कर्नाटक वाले क्षेत्र में है सारे उधर। एक और जगह है सेंट थोमे, फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ बना है? मद्रास में। सेंट थोमे में युद्ध होगा एक, अभी कर्नाटक वाला युद्ध होगा यहाँ। पौंडीचेरी किसके कब्जे में है? फ्रांसीसी। ये मेन सेंटर है फ्रांसीसी का। और इसी के नीचे किला बना है फोर्ट सेंट डेविड, जो अंग्रेजों के हाथ में है। लेकिन ये अटैक करेंगे इसके ऊपर, जो फ्रांसीसी हैं वो ठीक इसी किले पे अटैक करेंगे। वो युद्ध वाला जब आगे समझाएंगे तब बताएंगे। ये फोर्ट सेंट डेविड है और नीचे कराईकल है। अब दिख रहा है सबको कि ये जगह कहां पर है? मसूलीपट्टनम इधर ऊपर की तरफ है। ये जो आंध्र प्रदेश का एरिया है इस तरफ है मसूलीपट्टनम, क्योंकि इसके ऊपर उड़ीसा है, नीचे आपका आंध्र प्रदेश है। तो मसूलीपट्टनम इस साइड है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जगह है चंद्रनगर, बंगाल में। अंग्रेज जब पढ़ा रहे थे तो आपको हमने चंद्रनगर बताया है पिछली क्लास में। बताइए किसने स्थापना की थी चंद्रनगर की, जल्दी से। चंद्रनगर की स्थापना किसने की है? आया आंसर किसी का? किसने टाइप किया है? कह रहा है लाइफ लाइन चाहिए। ठीक है, हाँ देते हैं लाइफ लाइन। 4 लाइफ लाइन है। पहला पुर्तगाली, दूसरा फ्रांसीसी, तीसरा अंग्रेज, चौथा डच। बताओ। चलो 2 को हटा देते हैं। ऑप्शन है अंग्रेज या फ्रांसीसी।
सौरभ कह रहा है अंग्रेज, सत्यजीत कह रहा है अंग्रेज, महिमा कह रही है फ्रांसीसी। कहाँ है भैया महिमा? ठीक है, महिमा कह रही है फ्रांसीसी, वेरी गुड। राजरानी कह रही है अंग्रेज। तुम लोग ना, कल का जो नोट्स है ना अंग्रेज वाला, उसको फिर से रिवाइज करना। उसमें कहीं चंद्रनगर नहीं है, क्योंकि चंद्रनगर की स्थापना अभी होगी 90 और 92 में फ्रांसीसी करेंगे। महानो, लिखा ही नहीं है, अंदाजे पे चल रहा है। ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था। अभी स्थापना होगी, फ्रांसीसी करेंगे 1690 और 92 में। तुम लोग ना कुछ भी करवा दो। सर बोले तो हाँ, कहीं लिखा होगा सर, हमने कॉपी तो रिवाइज किया नहीं है, होगा कहीं बीच में। अरे अभी हुई नहीं है 1690, अभी होगी आगे चलकर। कंफ्यूजन में डाल देते हैं। हाँ, तो जब नहीं पढ़ोगे तो यही ना होगा। तो ये सब जगह देख लीजिए, ठीक है। अब इसको हटा रहे हैं। तो फ्रांसिस मार्टिन वाला क्लियर हो गया सबको। इस व्यक्ति का नाम आपको ध्यान रखना है, पौंडीचेरी का विकास और ये सब। और इनका मुख्य केंद्र जो है ये पौंडीचेरी है, वही जो नीचे है। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। चलिए अब लिखिए 1690, 1690 92 में चंद्रनगर की स्थापना शाइस्ता खां से भूमि लेकर असल में शाइस्ता खां एक मुगल सूबेदार है, ठीक है, बंगाल का। तो बंगाल की तरफ एक मुगल सूबेदार है शाइस्ता खां। हाँ वही, एक जागीर टाइप का, वही कह रहे हैं ना, क्योंकि सूबेदार बैठा है ना वहां शाइस्ता खां। तो शाइस्ता खां के अंडर में है ये। तो शाइस्ता खां इस भूमि को फ्रांसीसियों को दे देगा, और जिस पर ये लोग चंद्रनगर बसाएंगे, और चंद्रनगर का मतलब विकास करेंगे। तो ये काम फ्रांसीसियों को जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, क्योंकि हमने आपको दिखाया अभी थोड़ी देर पहले कि चंद्रनगर कहाँ पर है। ये है चंद्रनगर, बंगाल वाले एरिया में है ये। और बंगाल वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अंग्रेज जब फ्रांसीसियों को हराएंगे तो चंद्रनगर पे कब्जा अंग्रेजों का हो जाएगा, और बाकी सारे जगह तो वापस कर देंगे, लेकिन अंग्रेज चंद्रनगर नहीं देंगे। वो कहेंगे कि हम चंद्रनगर हम अपने पास रखेंगे, बाकी जगह हम तुमको दे देते हैं। तो चंद्रनगर को अपने कब्जे में ले लेंगे अंग्रेज, और बाकी नीचे के जो जगह है ये सब पौंडीचेरी वगैरह, ये सब फ्रांसीसियों को दे दिया जाएगा। ये आगे हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो चंद्रनगर इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नेक्स्ट यहां तक आपका हो गया फोर्ट लुई का निर्माण, ये सब चीजें कंप्लीट हो गई। अब अगला एक पॉइंट समझिए जरा, क्या 1693 में पौंडीचेरी पर डचों का अधिकार, लेकिन 1697 की रिजविक की संधि से फ्रांसीसियों को वापस मिल गया। नोट करिए इस पॉइंट को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पौंडीचेरी बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखिए जरा एक बात याद दिलाएं, पौंडीचेरी पर अधिकार जब इन लोगों ने किया है ना, पहले इसका नाम पुद्दुचेरी था, पुद्दुचेरी, फिर पुद्दुचेरी को करके पौंडीचेरी किया गया है, वापस पुद्दुचेरी कर दिया गया है, पता है ना, पुद्दुचेरी बोलते हैं। तो पहले भी पुद्दुचेरी था, फिर अंग्रेजों ने इसको पौंडीचेरी कहा, ठीक है, और अब उसका नाम भी पुद्दुचेरी ही है। तो ये इनका मेन सेंटर है, इनका मेन सेंटर है, मेन केंद्र। लेकिन 1674 के बाद जब ये रहे, तो 1693 में डच जो थे, डच पहले आ चुके थे फ्रांसीसी से, डच इवन अंग्रेज से पहले हैं, तो डचों ने इस पे अधिकार कर लिया था पौंडीचेरी में। लेकिन इन दोनों के बीच, फ्रांसीसी और इनके बीच एक संधि हुई है, रिजविक की संधि बोली जाती है। तो क्वेश्चन बनता है कि किस संधि के द्वारा डचों से वापस पौंडीचेरी फ्रांसीसियों को मिल गया है? तो इसको बोलते हैं रिजविक की संधि, जिससे वापस पौंडीचेरी मिला है इन्हें, क्योंकि ये इनका मेन है, तो ये इसको छोड़ेंगे नहीं, कहेंगे भैया हमें वापस दे दो। तो ये एक मेन पॉइंट है पौंडीचेरी। अच्छा, आगे देखते हैं। तो अब एक पॉइंट है आपका, सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम पॉइंट बात करें इसमें, केवल जानने के लिए, जिससे आगे की चीजें कंप्लीट रहे, 3 डेटा आपकी इंपॉर्टेंट है। ये सब देखो फ्रांसीसी के लिए चल रहा है, अब बार बार हम फ्रांसीसी नहीं लिखेंगे क्योंकि टॉपिक फ्रांसीसी लिखा हुआ है, ठीक है। मॉरिशस पर कब्जा, मालाबार समुद्र तट पर कब्जा कर लिया, कराईकल पर कब्जा। मॉरिशस सुने हो कि नहीं? मॉरिशस, मॉरिशस नाम सुने हो ना, ठीक है। तो मॉरिशस पे इन लोगों ने कब्जा कर लिया, क्यों? क्योंकि इनकी नौसेना भी ठीक ठाक थी, तो समुद्र के मार्ग से इन लोगों ने उसको भी जीत लिया था, मॉरिशस को। आगे चल के मॉरिशस का नाम आएगा जब युद्ध होगा, कर्नाटक का पहला युद्ध, तो मॉरिशस का एक गवर्नर है, वो सहायता करेगा फ्रांसीसियों की, तो इसलिए मॉरिशस का ध्यान रखिएगा। तो मॉरिशस को इन लोगों ने अपने कब्जे में ले रखा है पहले ही, 1721 में इन लोगों ने कब्जे में ले लिया है, और इन सभी जगह पर फ्रांसीसियों ने कंपनियां खोली, सब जगह इन्होंने कंपनियां खोली हैं, जो जो अधिकार में आया है इस पे, सब पे इन लोगों ने कंपनियां खोल ली हैं। देखिए, आपको हम मालाबार दिखाते किधर है, ये मालाबार है, ये मालाबार। तो जो केरल वाला साइड है ना, उस तरफ है मालाबार। मॉरिशस इसमें नहीं दिखेगा, क्योंकि मॉरिशस भारत में नहीं है, ठीक है। हाँ, तो मॉरिशस ना ढूंढने लगना, तो वो इसमें नहीं है। तो मालाबार इधर हो गया, पौंडीचेरी वगैरह हो गए, और कराईकल, इस पर भी अधिकार कर लिया है, कराईकल पर भी। तो ये कराईकल पे इनका अधिकार है, पौंडीचेरी पे पहले से अधिकार चल रहा था। मॉरिशस द्वीप द्वीप टाइप का है, तो उस पर इन्होंने अधिकार कर लिया है, भारत से बाहर है वो। और मालाबार, तो ये साउथ में है मेनली, तो साउथ में मेनली बना बना के ये कंपनियां वहीं खोल रहे हैं, साउथ टाइप में, ठीक है। तो मेन इनका क्षेत्र वो चल रहा है। अभी हमारा मॉरिशस का फिर से आएगा, जब लड़ाई होगी ना, तो यहाँ एक गवर्नर है, वो गवर्नर इसकी सहायता करेगा, गवर्नर का नाम बुर्डाने है, एक है ऐसा, तो वो आएगा, और फिर वो मतलब इसकी सहायता करेगा, फ्रांसीसियों की लड़ाई में मदद करेगा, तो उसको हम देखेंगे अभी आगे। पहले उससे पहले हम लोग देख लेते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक डेट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 1742। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से पूरी कहानी बदल जाएगी फ्रांसीसियों की। एक गवर्नर आएगा भारत में 1742 में, पौंडीचेरी के
गवर्नर पद पर डुप्ले की नियुक्ति 1742 में पौंडीचेरी के गवर्नर पद पर डुप्ले की नियुक्ति। अब ये नाम आपको बिल्कुल एकदम अपने रट लेना है। यही वो है जिसकी वजह से युद्ध हुए। ये अगर ना आता तो शायद अंग्रेज फ्रांसीसी के बीच शायद युद्ध ना होता। लेकिन ये एक ऐसा, देखो अभी तक डुप्ले से पहले, जब तक डुप्ले नहीं आया है, तो फ्रांसीसी केवल व्यापार पे ध्यान दे रहे हैं। ये केवल व्यापार कर रहे हैं, ये लोग साम्राज्य बढ़ाने के उस पे नहीं है। लेकिन जब 1742 में डुप्ले आ जाएगा तो इसने ये सोचा कि व्यापार तो हमारा चल ही रहा है, क्यों ना हम यहाँ शासन भी करें। क्योंकि यहाँ उसने देखा कि बहुत सारी कमजोरियां हैं, है ना, बहुत सारी कमजोरियां हैं, यहाँ के राजा बहुत संगठित नहीं है, तो हम लोग इनको हरा सकते हैं, तो हम केवल व्यापार ही क्यों करें, हमारा अधिकार हो जाएगा तो और बढ़ेगा। तो यही सोच इसकी है डुप्ले की। और इसी को कहा जाता है कि 1742 के बाद फ्रांसीसियों ने साम्राज्यवाद पर ध्यान दिया है। पहले व्यापार पर भी ध्यान दिया था, अब ये लोग साम्राज्यवाद पर ध्यान देंगे, मतलब साम्राज्य को बढ़ाएंगे। एक तरफ से साम्राज्य कौन बढ़ा रहा है? अंग्रेज, क्योंकि अंग्रेज भी व्यापार कर रहे हैं और वो भी अपनी कोठियां वगैरह बना रहे हैं, तो वो भी चाह रहे हैं कि हमारा पूरा कब्जा हो जाए। और जब तक फ्रांसीसी ये नहीं चाह रहे थे कि हमारा कब्जा हो, तब तक तो ठीक था, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। अब आप भी व्यापार करिए, हम भी करें। लेकिन जब डुप्ले आया है और इसने सोचा कि मैं भी बढ़ाऊं, तब अंग्रेजों से टकराव होगा, क्योंकि ये वो क्षेत्र जीतने चाहेंगे जहां पे अंग्रेज हैं, क्योंकि सूरत में भी है, ठीक है, उधर मद्रास में भी है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बंदरगाह है। तो ये फ्रांसीसी सोचेंगे हम जीत लें, तो अब युद्ध होना ही होना इनके बीच, ठीक है। तो इन लोगों के बीच अब 3 युद्ध होंगे। जस्ट इसके बाद ही 1742 के बाद 1746 में एक भयानक युद्ध होगा, कर्नाटक का युद्ध। तो अब इसमें क्या होगा कि 3 युद्ध होंगे अब, तो अब समझिएगा जरा। तो इन युद्धों को हम लोग जानते हैं कर्नाटक युद्ध के नाम से, कर्नाटक युद्ध। और ये 3 युद्ध होंगे। प्रथम, द्वितीय और तृतीय, 3 युद्ध होंगे। पहला युद्ध कब होगा? नोट करिए। तो इसमें मेन रोल आंग्ल मतलब अंग्रेज और फ्रांसीसी। तो ये जो मुख्यतः ये युद्ध हुए हैं, ये अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच है युद्ध। ठीक है, 3 युद्ध होगा, और यही युद्ध तय कर देंगे कि आगे कौन शासन करेगा। और आप जानते हैं कि आगे अंग्रेजों का ही शासन हुआ है। तो यही युद्ध होगा जिसके बाद फ्रांसीसी काल बोरिया बिस्तर समेट जाएगा, वो अब साम्राज्य नहीं बढ़ा पाएंगे। लास्ट युद्ध होगा जब तृतीय युद्ध, कर्नाटक का जब तीसरा युद्ध होगा, तो 1760 में एक युद्ध होगा, वांडीवास का युद्ध। इस वांडीवास के युद्ध के बाद 1760 के बाद फ्रांसीसी खत्म है, बिल्कुल फ्रांसीसी अब कुछ नहीं कर पाएंगे, सारा अधिकार अंग्रेजों का हो जाएगा फिर। और उसी दौरान 1757 में प्लासी का युद्ध हो जाएगा, 1757 में। ये जो तीसरा दिख रहा है ना, ये वाला 1756 से 1763, तो इस समय जब कर्नाटक में युद्ध चल रहा है, तो बंगाल में एक युद्ध हो जाएगा, प्लासी वाला युद्ध, बंगाल के नवाब से। और ये 2 युद्ध बिल्कुल तय कर देंगे कि अब अधिकार अंग्रेजों का हो जाएगा। उसको हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो ये है 3 युद्ध। डिस्क्रिप्शन आज नहीं देंगे क्योंकि टाइम केवल 7 बजे तक का ही है। और प्रथम, द्वितीय और तृतीय हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। प्रथम का क्या रीजन था? डुप्ले आएगा, डुप्ले
बिल्कुल सीधा सा है, मद्रास पे अटैक करेगा और इस तरह की बहुत सारी कहानी है, लेकिन इसके पीछे का रीजन अलग है। इसका पीछे का रीजन यूरोप का है, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध होगा, ठीक है, हम उसको डिस्क्राइब करेंगे आपको। हाँ, 46 से 48 चला है प्रथम। एक्चुअल में 46 से 48 केवल भारत में है कर्नाटक का युद्ध। ऐसा है, युद्ध 1740 से चल रहा है यूरोप में, 1740 से 1748 ये यूरोप में चल रहा है, अंग्रेजों फ्रांसीसियों के बीच। और ऑस्ट्रिया एक जगह है, देश का नाम ऑस्ट्रिया, उस पर उत्तराधिकार को लेकर युद्ध चल रहा है अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच, भारत में नहीं, बाहर। 1740 में शुरू हुआ था, तो उसे कहते हैं ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध। अब क्योंकि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध हो रहा है, तो ये जहां जहां होंगे, किसी भी कंट्री में कहीं पर भी हो, ये सब लड़ेंगे। तो जो भारत में जो फ्रांसीसी और अंग्रेज हैं, तो इनको सूचना पहुंचती है कि यूरोप में लड़ाई चल रही है, किसके बीच, फ्रांस और अंग्रेज के बीच, तो ये यहाँ लड़ने लगेंगे। अजब स्थिति है, चल वहां रहा था यूरोप में, तो ये कहते हैं क्योंकि वहां लड़ रहे हैं तो हम भी लड़ेंगे, तो उसी के परिणाम स्वरूप जब यहाँ न्यूज पहुंचती है तो ये यहाँ लड़ने लगते हैं सब। तो युद्ध 1740 से ही चल रहा है वो यूरोप में, लेकिन यहाँ शुरू होता है 1746 में, क्योंकि इनके पास न्यूज ही पहुंचती है 1744 में, 2 साल पहले, कि वहां युद्ध चल रहा है, ठीक है। तो वहां मोबाइल सिस्टम नहीं था, है, फोन कर दिया, देखो युद्ध चालू हो गया, शुरू हो जाओ तुम लोग। तो अब ये सब सिस्टम नहीं था वहां, तो आने में समय लग गया था, ठीक है। तो इस तरह की चीजें होती थी। तो 2 साल चला, और 48 में क्यों खत्म हो गया, इसका भी रीजन वही यूरोप है। वो यूरोप में उन दोनों की भी संधि हो गई, अंग्रेज और फ्रांसीसी, वहां संधि हुई तो इन लोगों ने लड़ाई बंद कर दी, कहते हैं वहां बंद हो गया है, हम भी बंद करते हैं। अजब सिचुएशन चल रहा है, भारत से कोई मतलब नहीं है, वहां से मतलब है, वहां जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ चल रहा है सब, तो ऐसे ही सब चल रहा है, ठीक है। तो पहला युद्ध इस तरह से हुआ है। हाँ, दूसरा युद्ध भारत से रिलेटेड है, क्योंकि सेकेंड वाला जो होगा वो यहीं का रीजन है, हैदराबाद और कर्नाटक को लेकर के युद्ध होगा ये, ठीक है। और इस तरह से चीजें चलेंगी, तो इसको हम डिस्कशन अगली वाली क्लास में करेंगे, क्योंकि टाइम आपका हो चुका है। जल्दी से हम थोड़ा सा रिवाइज पीछे का कर लें, अगर आप भूल गए होगे 5 मिनट लेते हैं बस। तो देखते हैं जरा शुरुआत से, फिर हम लोग करेंगे और कल ये खत्म हो जाएगा टॉपिक आपका, ठीक है। रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट डे पे क्वेश्चन लगवाएंगे हम परसों। देखिए कहानी, 5 मिनट और लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कि जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन था, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, तो हमने देखा कि 1453 की डेट सबसे इंपॉर्टेंट थी, जब ऑटोमन तुर्क ने अटैक कर दिया था रोमन साम्राज्य पर, और पूर्वी रोमन को इन्होंने नष्ट कर दिया था, जिससे सारे जो विद्वान थे वो भागकर इटली की तरफ चले गए, ठीक है। वहां से भौगोलिक खोजों की शुरू हुई और प्रोत्साहन दिया गया 2 देशों के द्वारा, स्पेन के और किसके, पुर्तगाल के। तो स्पेन से कौन सा यात्री निकला था, कोलंबस, जो कहाँ पहुंच गया था, अमेरिका की तरफ, ठीक है। और पुर्तगाल से कौन निकले, तो सबसे पहला निकला था हेनरी द नेविगेटर, ठीक है। अफ्रीका तक की यात्राएं की थी ये, यहाँ से पुर्तगाल से अफ्रीका तक पहुंचा था, बीच में यहाँ तक। और फिर दूसरा आया बार्थोलोम्यू डियास, इसने दूसरी यात्रा शुरू की, और ये कहाँ तक पहुंच गया, केप ऑफ गुड होप, नीचे तक पहुंच गया, ठीक है। फिर तीसरा पुर्तगाली यात्री निकला वहां से, कौन, वास्को डी गामा, और वास्को डी गामा इस को केप ऑफ गुड होप से होते हुए कालीकट पहुंच गया, ठीक है। ये भारत पहुंच गया था समुद्री मार्ग से। तो हमने कहा कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की, वास्को डी गामा ने खोज की, ठीक है। अच्छा, जब पुर्तगालियों की बात की तो वास्को डी गामा 1498 में हमारे समुद्री मार्ग से कालीकट पहुंचा, वहां का एक शासक है जमोरिन, जिसने इसका स्वागत किया। और फिर आगे देखते हैं तो एक मजीद जो गुजराती यात्री था वो इसके साथ था, वास्को डी गामा के पथ प्रदर्शक। 1502 में ये फिर वापस आया था, लेकिन 1524 में जब तीसरी बार आया तो ये मृत्यु इसकी कोचीन में हो गई थी, और पहली राजधानी कोचीन ही बनेगी। कौन बनाएगा कोचीन को राजधानी, अल्फांसो, ठीक है। तो पुर्तगाली गवर्नर, 3 पुर्तगाली गवर्नर आते हैं भारत में, और जो पहला गवर्नर बन के आता है वो कौन आता है, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। दूसरा कौन आता है, अल्फांसो दी अल्बुकर्क, और तीसरा कौन आता है, नीनो डी कुन्हा। 3 आ गए, क्लियर। फिर जब हम पहला देखते हैं तो इसके लिए 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे फ्रांसिस्को के लिए। पहला कौन, ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है, जो हिंद महासागर में चलाया था इसने। दूसरा, ये प्रथम गवर्नर था, यही 2 इंपॉर्टेंट थे इसके लिए। अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 में गवर्नर बन के आया, दूसरा गवर्नर, पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक, जिस तरह से फ्रांसिस मार्टिन है
फ्रांसीसियों का, उस तरह से पुर्तगालियों का कौन है? अल्फांसो द अल्बुकर्क। गोवा पे इसने अधिकार किया, किससे छीना? यूसुफ आदिल शाह से। और राजधानी क्या बनाई इसने? कोचीन बनाई। तो कोचीन राजधानी किसने बनाई थी? अल्फांसो ने बनाई थी। सती प्रथा पे रोक लगाया और स्त्रियों से पुर्तगाली पुरुषों के विवाह के लिए किया। पहला दुर्ग पुर्तगालियों का कहाँ पे बना है? तो पुर्तगालियों का पहला दुर्ग कोचीन में बना है। कब? 1503 में। अल्बुकर्क ने बनवाया जब ये गवर्नर नहीं था, क्योंकि गवर्नर बन के तो 1509 में आया है। अब 1509 में जो यहाँ पे शासक है विजयनगर का, वो कृष्णदेव राय गद्दी पे बैठ चुके हैं। ठीक है। नीनो डी कुन्हा, जब नीनो डी कुन्हा की बात करते हैं जो तीसरा है, तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, कोचीन से इसने राजधानी क्या शिफ्ट कर दी थी? गोवा शिफ्ट कर दी थी। ध्यान रखिएगा, कोचीन किसने बनाया था? अल्फांसो ने, अल्बुकर्क ने। लेकिन गोवा किसने कर दिया? नीनो डी कुन्हा ने। ठीक है। और हुगली, हुगली में पुर्तगाली बस्तियां बसाई, और हुगली को इन लोगों ने किस तरह से यूज किया? बंगाल की खाड़ी में जो भी लूटपाट करनी थी उसके लिए हुगली को केंद्र मान लिए थे। ठीक है। मुंबई की कहानी आप समझते हैं, 1661 में चार्ल्स, ये इंग्लैंड के राजा थे, कैथरीन पुर्तगाल की, दोनों के बीच विवाह होता है और दहेज में ब्रिटिश को मुंबई मिल जाता है। फिर 1668 में 10 पाउंड वार्षिक दे करके इस मुंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दहेज में दे दिया जाता है, और 1687 में मुंबई को ही अपना केंद्र बना लेते हैं। आपको पता होगा पहले सूरत था, अब केंद्र मुंबई बन जाएगा। ठीक है। योगदान क्या था इनका? प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत कर दी थी, यांत्रिक घड़ी आ गई थी जो आज हम लोग यूज कर रहे हैं, जहाज निर्माण की शुरुआत, तंबाकू मेन है ये, क्योंकि इस समय तंबाकू वगैरह की लत लगने लगी थी लोगों को। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, मलाई कोफ्ता हमने ट्रिक बताया है, इसको याद कर लीजिएगा। आने का क्रम आपको अब तक याद हो चुका होगा, पहले पुर्तगाली आए हैं, फिर डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी। ठीक है। पुत्र, यही तो था ना, पुत्र अड़ा, ऐसे ही तो था, डैड फंसा, वो स्थापना का था, वो स्थापना है, कंफ्यूज मत कर, आने का नहीं है, वो स्थापना का है, कंपनी। तो आने का जो क्रम है वो ये है आपका, पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी। तो पुर्तगाली हम डिस्कस कर ही चुके थे, आपका डच, ब्रिटिश, डेनिश जो है ये आएंगे लेकिन इनका बहुत ज्यादा रोल नहीं है, तो हम लोग मेन फ्रांसीसी को ही देखे हैं। जाने का क्रम आप समझी लो, पुर्तगाली पहले आए थे, बाद में गए हैं सबसे। ठीक है। और ब्रिटिश आप जानते हैं 1947 में गए, इन दोनों के बीच में फ्रांसीसी चले गए 1954 में। ठीक है। अच्छा ध्यान रखिएगा, फ्रांसीसियों के अधिकार में जो क्षेत्र आएंगे ये लास्ट तक रहेंगे 1954 तक, ये 54 तक शासन करेंगे उन क्षेत्रों पर जो अभी इनके अधिकार में आ जाएंगे। अभी हम बताएंगे, ये जब युद्ध होगा इसके बाद जो क्षेत्र फ्रांसीसियों के अधिकार में आ जाएंगे 1954 तक रहेंगे, फिर वो जब छोड़ेंगे तभी वो उसको छोड़ के जाएंगे उसको। ठीक है। तो पहली फैक्ट्री आपको केवल याद रखिए, कोचीन याद रखिएगा। कंपनी का नाम आपको पता है, स्थापना 1498 है डच के लिए। बाकी सब ठीक है, टाइम खत्म हो रहा है, बाकी आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, रिवाइज कर लेना, कल हम इसको कंप्लीट करा देंगे। कौन सा हम लोग पढ़ेंगे? युद्ध वाला मेन पढ़ेंगे, 3 जो युद्ध हुए हैं ये, और कल ही हम लोग क्वेश्चन लगा लेंगे। चलिए, ओके, थैंक यू एवरीवन।